सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नईशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। हमारा टैगलाइन है वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। आप सभी मेरा ग्रीटिंग, आपने जिस टाइम के हिसाब से ये वीडियो स्टार्ट किया है उसके हिसाब से ये ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्लीज़ उसी के हिसाब से करिएगा। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो प्री लाइसेंस ट्रेनिंग ऑफ एडवाइजर्स की है, इंश्योरेंस कोर्स 38। ये नईशा इन्वेस्टमेंट्स की लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने ये मॉड्यूल प्रिपेयर किया हुआ है और इसको मैं रन थ्रू कर रहा हूँ। IC38 का जो करिकुलम इंडेक्स है वो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: कॉमन चैप्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो कॉमन चैप्टर्स की बात करें तो 1 to 5 हम ऑलरेडी सारे पूरे कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 2 लाइफ इंश्योरेंस में हमने 6 to 14 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। वी हैव एंटर्ड इनटू द 15 चैप्टर कॉल्ड अंडरराइटिंग। देखिए, अंडरराइटिंग इज अ वेरी 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 क्रिटिकल फेज ऑफ द होल इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, बेसिकली अंडरराइटिंग क्या होता है? तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स में लेके जाऊं उसके पहले आई वुड वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये खास समझने की कोशिश करिएगा कि अंडरराइटिंग के दो दो पर्पस हैं। एक, टू प्रिवेंट एन एंटी सिलेक्शन। याद रखिएगा, इंश्योरेंस है ना, अगर अनसर्टेनिटी ना हो ना तो इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। मतलब डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या हम इंश्योरेंस वैसे सारे लोगों को दे सकते हैं जिनको कैंसर है? क्या ऐसे सारे लोगों को दे सकते हैं जिनको एड्स हैं? या ऐसे सारे लोगों को दे सकते हैं कि जिनकी डेथ शॉर्ट शॉर्ट है? तो नहीं दे सकते हैं। हम इंश्योरेंस उन्हीं को दे सकते हैं जिनके केस में डेथ की पॉसिबिलिटीज है भी और नहीं भी, दोनों। तो सबसे पहला पर्पस अंडरराइटिंग का क्या होता है कि हमें जो एंटी सिलेक्शन है, वी हैव टू प्रिवेंट एन एंटी सिलेक्शन। या ऐसी कोई लाइफ को पॉलिसी नहीं देनी है जो इंश्योरर के खिलाफ जाती है। क्योंकि बेसिकली इफ़ यू अंडरस्टैंड, हमने इनिशियली ये बात करी थी कि इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या है? इट्स द लॉसेस ऑफ फ्यू बोर्न बाय मैनी। कुछ लोगों को जो नुकसान जाता है वो सब मिलके उठाते हैं। अभी सभी को नुकसान जाएगा तो ये नुकसान को हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? तो एक तो सबसे पहले एंटी सिलेक्शन प्रिवेंट करना है। दूसरा, रिस्क को क्लासिफाई कर रहा है। मतलब हम जो लाइव्स को हमारे साथ जोड़ते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ प्रेफर्ड लाइव्स होती हैं। से फॉर एग्जांपल, जब डेथ के बारे में बात होती है तो 30s तक की उम्र के जो लोग होते हैं ना, उनके केस में नेचुरल डेथ बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है रेशियो में। ठीक है, तो दे आर प्रेफर्ड लाइव्स। ये देखिए, मैं अपना प्रेफर्ड लाइफ इज ए क्लासिफिकेशन एज पर द बुक्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको 30 ईयर्स तक का एग्जाम्पल अपने हिसाब से दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम 30s के ऊपर के लोग की बात करें तो 30s टू से 45 जनरली लोगों को स्टैंडर्ड लाइफ में आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, 40s के बाद जनरली ब्लड प्रेशर, शुगर आ जाता है। कुछ लोगों को, सभी को आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रहते हैं, फिट रहते हैं, तो यू कैन बी पुट अंडर स्टैंडर्ड लाइफ। बट इफ यू आर समबडी हु इज इनटू अर्ली 40s और अगर आपको बहुत ही हाई शुगर और ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या तो बहुत ही हाई नहीं लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है, तो हो सकता है कि आपको सब स्टैंडर्ड लाइफ में उसको क्लासिफाई किया जाए। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम 45 के ऊपर के लोगों को इंश्योरेंस नहीं देते हैं। सी, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बिटवीन 45 टू 65, जबकि उनको ना तो ब्लड प्रेशर होता है ना उनको शुगर होता है, एंड दे आर ऑल्सो फिट एंड फाइन, लेकिन उनकी एज थोड़ी हाई होती है। तो हो सकता है कि भाई हम उनको थोड़ा सब स्टैंडर्ड में कैटेगराइज करें, क्योंकि इनकी एज हाई है तो हो सकता है उनसे प्रीमियम ज़्यादा ली जाए। बट देयर इज अ फोर कैटेगरी कॉल्ड डिक्लाइन लाइफ्स। तो डिक्लाइन लाइफ्स तो ऐसी हो गई कि जिसपे कंपनी रिस्क उन पे नहीं लेना चाहती है।
तो बेसिकली मैंने आपको अंडर राइटिंग का प्रोसेस जो बताया और पर्पस बताया, वो बेसिकली क्या है, अंडर राइटिंग इज टू क्लासीफाई द रिस्क, दैट इज नंबर वन, एंड नंबर टू टू प्रिवेंट एंड एंटी सिलेक्शन, मतलब ऐसे किसी को इंश्योरेंस ना दो जो शॉर्ट जिनकी मृत्यु होने ही वाली है, राइट? तो ऑन दिस नोट, लेट मी जस्ट पुट अक्रॉस फ्यू थिंग्स टू यू इन एन एक्सेल सो दैट आपको वो क्लियरली समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले ये समझिएगा कि अंडर राइटिंग का जो प्रोसेस है ना, उसका पर्पस क्या है। अंडर राइटिंग का पर्पस टू प्रिवेंट एंटी सिलेक्शन अगेंस्ट इंश्योरर, और दूसरा पर्पस क्या है, टू क्लासिफाई रिस्क। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, वर्बली जो बताया ना, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। प्रेफर्ड लाइव्स, स्टैंडर्ड लाइव्स, substandard lives, और फोर्थ डिक्लाइंड लाइव्स। अभी जनरली आप देखोगे ना, तो जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं चार, तो ये कैटेगरीज के हिसाब से उनके रेट्स भी होते हैं। तो जनरली प्रेफर्ड लाइफ और स्टैंडर्ड लाइफ पे क्या करते हैं, हम पॉलिसी या रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस विद ओआर जिसको बोलते हैं, जिसको ऑर्डिनरी रेट्स बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रेट्स। तो ये केस में हम रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको पॉलिसी इशू कर देते हैं। सब स्टैंडर्ड लाइफ में क्या होगा, थोड़े रेट्स हाई लगेंगे, एक्सेप्टेंस विथ हाई रेट्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उनकी एज ज़्यादा है, एज कम भी है तो भी उनको ब्लड या शुगर बहुत ज़्यादा है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा है हाइट के हिसाब से, तो इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो सकता है, राइट? और चौथा है, आप सीधा डिक्लाइन ही कर दो डिक्लाइन लाइफ के केस में, या उसको पोस्टपोन कर देते हो कि भाई अभी तो ये सही नहीं लग रहा है, हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर से देखेंगे, तो उसको पोस्टपोन पोस्टपोन बोलते हैं, राइट? ओके, तो कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस होती है विद अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था प्रेग्नेंट लेडी का, या तो मैंने आपको और एक एग्जांपल ये जो बताया था रिलेटेड टू समबडी, उसको टीबी हुआ है, तो टीबी क्योरेबल है, तो उनको ये लगता है कि भाई पहले 6 महीने में अगर डेथ होती है, पहले महीने में से 20 साल की पॉलिसी है, तो लियन वन थर्ड तक लग सकता है। तो अगर से 20 साल की पॉलिसी है, मैं लियन की बात कर रहा हूँ, तो वन थर्ड की बात करता हूँ, तो डिवाइडेड बाई 3, तो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक, 6.5 साल तक लियन लग सकता है। तो हो सकता है कि हम ऐसा ऐसा बोलें कि भाई अगर पहले 2 साल में डेथ हुई तो आपको से 20% पैसा मिलेगा, बाकी 4 साल में डेथ, मतलब 2 से 4 साल में डेथ हुई तो 40% पैसा मिलेगा, 4 से 6 साल में डेथ हुई तो हो सकता है 60% पैसा मिले, और अगर 6.5 साल के बाद डेथ हुई तो आपको 100% आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। तो एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का डाल दिया है इसके अंदर। तो एक्सेप्टेंस विद रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो सकता है, या एक्सेप्टेंस विद लियन भी हो सकता है।
तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये देख लिया कि वो प्रेफर्ड लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ है कि सब स्टैंडर्ड लाइफ है। प्रेफर्ड और स्टैंडर्ड लाइफ में एक्सेप्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है। सब स्टैंडर्ड लाइफ में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लग सकता है, या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी को ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, अगर हमने उनको दिया है और वो डिजीज़ क्योरेबल है, तो एक क्लॉज़ डाल देते कि भई इतने टाइम में अगर ये चीज़ से डेथ होती है तो आपको कम पैसा मिलेगा, अगर बाद में डेथ होती है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। और जो डिक्लाइन लाइव्स होती हैं उनको कंप्लीटली हम पॉलिसी इश्यू नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली अंडरराइटिंग का पर्पस होता है, और दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन हैपेंस। अभी दो तरीके के अंडरराइटिंग्स होते हैं, टाइप ऑफ अंडरराइटिंग्स। एक होता है मेडिकल अंडरराइटिंग और दूसरा होता है नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग में एक तो ये हो गया कि आपके डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। आपके फैमिली की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कि किसकी डेथ हुई है, किसकी नहीं हुई है। अगर डेथ हुई है तो किस रीज़न की वजह से हुई है। क्या आपको हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ आपकी फैमिली में एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल अंडरराइटिंग के फॉर्म में आती है, और बाकी सारी बहुत सारी अंडरराइटिंग होती हैं जिसको हम नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग की जब बात होती है स्पेसिफिकली, तो एक तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल चेकअप तो होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका बिल्ड कैसा है, बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट, आपका यूरिन का पूरा यूरिन रिपोर्ट निकलवाया जाता है। तो ये सारा चेक करके आपका मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, राइट? नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग मतलब बाकी सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि आपकी स्मोकिंग की कोई हैबिट तो नहीं है, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, आपके केस में मतलब आप किसी ऐसे एरिया में तो नहीं रहते कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो, एंड कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास तो नहीं रहते, या तो आपको आप जो काम कर रहे हो तो आपको प्लांट्स के अंदर तो काम नहीं करना पड़ रहा है। आर यू वर्किंग इन अ गुड सोफिस्टिकेटेड ऑफिस, क्या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, आपका बेसिकली पास हिस्ट्री कैसा रहा है, आप पे मॉरल हैज़ार्ड मतलब जिसको नैतिक जोखिम बोलते हैं वो आप पे कितना है, आपको लार्ज सम एश्योर्ड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल अंडरराइटिंग नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में चेक होती है। तो आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो हम सारी चीज़ें फॉर्म में डाल के एक अंडरराइटर को भेजते हैं, जो हेड ऑफिस जाती है, अंडरराइटर उसके बेसिस पे पूरी लाइफ को क्लासिफाई करता है। बट इसके अलावा आप जो फील्ड पे एडवाइजर्स होते हैं वो कस्टमर को मिले होते हैं। तो एक प्राइमरी अंडरराइटर कौन है? एक एडवाइज़र है। क्यों? क्योंकि एडवाइज़र एक तो कस्टमर को जानता है, प्लस फेस टू फेस मिला है। देखिए, जो हमारे अंडरराइटर ऑफिस में बैठे हैं वो तो आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी है उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। लेकिन आप फील्ड पे हैं, आप उनको पर्सनली हो सकता है जानते नहीं है, इवन थ्रू रेफरेंस जानते हैं। तो आपको उनके बारे में बेहतर जानकारी रहती है इन कंपैरिजन टू एन अंडरराइटर हू इज सिटिंग एट द ऑफिस, और जो एक फॉर्म के द्वारा उनकी लाइफ को असेस या क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी अंडरराइटर इज एन एडवाइजर, और उसको फील्ड अंडरराइटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी लेवल ऑफ अंडरराइटिंग या फील्ड अंडरराइटिंग। और दूसरा जो ऑफिस में होता है वो डिपार्टमेंट अंडरराइटिंग कहलाता है, राइट? ओके, तो आई होप कि मैंने मेजॉरिटी चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में कवर करी हैं, और आपको ये आपको काफ़ी समझ में आई होंगी। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम सिंपल फॉर्म में वैसे भी बता दी हैं। अभी आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर्स रोल इन द इंश्योरेंस कंपनी? अंडरराइटर क्या करते हैं? क्लेम को प्रोसेस करते हैं,
प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं, नहीं, वो ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर कस्टमर पे जो रिस्क है वो उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडर राइटिंग डिसीजन, मतलब 4 में से एक अंडर राइटिंग डिसीजन नहीं है, बाकी के 3 है। रिस्क एक्सेप्टेंस एट a standard rate is definitely एन अंडर राइटिंग डिसीजन। डिक्लाइन करना रिस्क को, वो भी एक अंडर राइटिंग डिसीजन है। पोस्टपोन करना रिस्क को, वो भी एक अंडर राइटिंग डिसीजन है। तो क्लेम रिजेक्शन, क्योंकि क्लेम तो कब आता है, जब अंडर राइटिंग हो चुका है, पॉलिसी इश्यू हो चुकी है, उसके बाद क्लेम आता है। तो क्लेम रिजेक्शन इज नॉट एन अंडर राइटिंग डिसीजन, राइट? ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ, इसमें से कौन स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है? मतलब 3 स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। देखिए, पासपोर्ट इज ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट इज अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मैं इसके प्रीवियस चैप्टर्स में ये करा चुका हूँ। हॉरोस्कोप इज नॉट ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ। फिर आपका ग्राम पंचायत का अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। फिर आपने कोई एफिडेविट डिक्लेयर किया है तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। राशन कार्ड इज नॉट ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ। इसके अलावा बाकी सारे मेजॉरिटी स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आते हैं। तो नॉट ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट अ पर्सन इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली, मतलब क्या इन पे इंश्योरेंस दिया जा सकता है कि नहीं? वो नेगेटिवली, देखिए, डेली जॉब्स इज अ डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग। लेजी नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब पहले से चीज़ों को असेस या अज्यूम करने का या प्रेडिक्ट करने की कोशिश। तो बैंड सब्सटेंस यूजेज, अब्यूज, मतलब बैंड सब्सटेंस अब्यूज मतलब ड्रग्स लेना, तो ये डेफिनेटली आपकी इंश्योरेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमको मिल चुका है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी क्वेश्चन को आराम से पहले समझिएगा। मैं थोड़ा इसलिए भी थोड़ा फटाफट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन करी हैं। एक्सप्लेन करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स में हैं। अगर मैं यहाँ पे भी स्लो जाऊँगा तो वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी, और बहुत लंबी वीडियोस फिर जनरली जो जो बहुत टाइम के बाद पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है, तो वो ज़्यादा लंबा टाइम फोकस नहीं कर पाते, इसलिए वी ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोस, राइट? तो आई एम मूविंग ऑन फास्ट। अगर आपको सोचने का समय चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो को पॉज कर देना है, आंसर आए उसके पहले। तो आप पहले सोच सकते हैं, अपने आप पहले कोशिश कर सकते हैं कि आप क्या सही इसमें से जवाब दे सकते हैं, और देन यू मूव ऑन टू द वीडियो फर्दर। बाद में उसको फिर से प्ले कर दीजिए, प्ले कर देंगे तो आपको सही आंसर कौन सा है वो मेरे साइड से मिल जाएगा। ओके, under what method of underwriting does an underwriter assign positive rating points for all negative और एडवर्स फैक्टर्स? ओके, देखिए, जनरली है ना, और दो तरीके होते हैं अंडर राइटिंग करने के। एक जजमेंट मेथड है और एक न्यूमेरिकल मेथड है। न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड है जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। आर्बिट्ररी और सिंगल स्टेप जैसा कुछ है ही नहीं। अभी जजमेंट सिंपल सी बात है कि भाई अगर 2-3 पॉइंट्स हैं कि भैया अगर इतने से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है या इतने से ज़्यादा अगर इनका शुगर है, शुगर लेवल, तो इनको पॉलिसी नहीं दे सकते, और इससे कम है तो दे सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल जजमेंटल मेथड होगी। लेकिन कभी-कभी कुछ केसेस में क्या होता है ना, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं और पॉजिटिव्स भी दिखते हैं, तो अंडरराइटर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना क्या चाहिए। तो वो टाइम पे न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड यूज़ करी जाती है, और न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड में भी एक थ्रेशोल्ड होता है कि वो थ्रेशोल्ड के अगर ऊपर आया तो उनको आप पॉलिसी इनका ले सकते हो, और उसका अगर नीचे आया तो नहीं ले सकते। तो देखिए, हमको इतने डिटेल अंडर राइटिंग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव दोनों हैं,
और अगर एक अंडरराइटर डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो जनरली वो न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड यूज करेगा फाइनल डिसीजन लेने के लिए, राइट? ये समझना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस पे डिसीजन लेने में अंडरराइटर की मदद करते हैं। ओके, चलिए आगे फर्दर मूव करते हैं। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश कंसिस्ट्स ऑफ those whose anticipated mortality corresponds to the standard lives represented by the mortality table। भाई तो इसका तो मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड लाइव्स कंसिस्ट ऑफ दोज whose anticipated mortality corresponds to the standard lives। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय द मोर्टालिटी टेबल। मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर, किसकी? स्टैंडर्ड लाइफ की। तो वो रिप्रेजेंट करती, कंसिस्ट ऑफ दोज हुज एंटिसिपेटेड मोर्टालिटी। एंटिसिपेटेड मतलब अंदाजन मृत्यु दर किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? स्टैंडर्ड लाइफ को। तो स्टैंडर्ड लाइफ की स्टैंडर्ड लाइफ करेगी, तो आंसर इज स्टैंडर्ड लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता इज अ प्रेग्नेंट वुमन, शी हैज अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस कवर। प्रेग्नेंट वुमन ने टर्म इंश्योरेंस अप्लाई किया है। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू चूज फॉर एन अंडर राइटर टू ऑफर इंश्योरेंस टू अमृता? अभी देखिए, जनरली प्रेग्नेंट वुमेन दे जनरली डोंट अप्लाई फॉर टर्म इंश्योरेंस प्लान, और टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही बड़ा बीमा मिलता है कम प्रीमियम पे। अभी इसी फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई और माता जी ये जो अमृता जी हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो इट इज़ अ रिस्क ऑन दी कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी? मतलब प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज डाल देगी। कैसा क्लॉज डाल देगी कि भाई इनको अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आया, इनकी वजह से अगर इनकी डेथ हुई तो इतना पैसा मिलेगा। अगर बाकी नॉर्मल कंडीशन में डेथ हुई तो पूरा पैसा मिलेगा। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज सेट हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस विल बी डन बेसिस द रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज किस में आएगा? स्पेसिफिक प्रोविजंस में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष हैज अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, हिज एंटिसिपेटेड मोर्टालिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर। मतलब उनके केस में मृत्यु की संभावना बहुत कम है स्टैंडर्ड लाइफ के कंपैरिजन में, और उसकी वजह से उनको लोअर प्रीमियम लगेगा। तो वो किस कैटेगरी ऑफ लाइफ में आएंगे? प्रेफर्ड लाइफ में आएंगे, सीधी सी बात है, प्रेफर्ड रिस्क में आएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड से कम है। मैंने 4 कैटेगरी बताई है, प्रेफर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डिक्लाइन। तो प्रेफर्ड सबसे बढ़िया, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद सब स्टैंडर्ड और उसके बाद डिक्लाइन लाइफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शीना इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायबिटीज, उनको बहुत ही ज्यादा डायबिटीज है। शी हैज अप्लाइड फॉर एन इंश्योरेंस प्लान। इन दिस केस द अंडरराइटर इज मोस्ट लाइकली टू यूज डैश फॉर अंडरराइटिंग। अभी वो जजमेंटल मेथड यूज करेंगे या न्यूमेरिकल? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है, एक ही फैक्टर है, तो जजमेंट मेथड यूज करेंगे। 2 या 3 मेथड फैक्टर्स होते हैं तब तक जजमेंट मेथड यूज करते हैं। अगर फैक्टर्स बढ़ जाते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड पिक्चर में आती है। तो ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हैजर्ड? मॉरल हैजर्ड मतलब जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति, देखिए इंश्योरेंस मैंने ले लिया मेरी ऑफिस का, और उसके बाद मैं ना तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगवाता हूँ, ना तो फायर एक्सटिंग्विशर रखता हूँ, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो वहाँ पे मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम है कि मैं कहीं ना कहीं पे चाहता हूँ कि आग लगे और मुझे पैसा उसमें से मिले, या ऐसा कुछ। खैर, जनरल इंश्योरेंस की अगर जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि मतलब जितना नुकसान होता है उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन मॉरल हैजर्ड्स कई प्रकार के होते हैं और हो सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसा ऐसा लोग सोच के पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मॉरल हैजर्ड इज बेसिकली यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो सकती है। तो स्टंट आर्टिस्ट डाइज वाइल परफॉर्मिंग ए स्टंट, ये मॉरल हैजर्ड नहीं है, वो उसका काम था और काम करते करते उनकी मृत्यु हो गई। अ पर्सन ड्रिंकिंग कोपियस अमाउंट ऑफ अल्कोहल बिकॉज इज इंश्योर्ड। अभी इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस मिल चुका, अभी फुल मतलब लिमिट के बाहर अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉरल हैजर्ड। एक इंश्योर्ड व्यक्ति प्रीमियम पे डिफॉल्ट करते हैं, तो वो तो कभी कभी क्या होता है कि पैसों की दिक्कत होती है तो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, तो ये एक मॉरल हैजर्ड का एग्जांपल नहीं हो सकता है।
हाँ, बट प्रपोज अ लाइन ऑन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे तो झूठ नहीं बोला जा सकता, बट डेफिनेटली प्रपोजल डॉक्यूमेंट पे झूठ बोला जा सकता है। ठीक है, तो मैं डी अभी ऑप्शन डी गिन रहा हूँ, लेटेस्ट सी क्या आता है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके बाद आया है, तो उस पर झूठ बोलना इज नॉट ब्रेकिंग यू वेरीफाई दिस, या प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। आप झूठ बोल रहे हैं या अगर कंसील कर रहे हैं प्रपोजल फॉर्म में, तो वो मॉरल हैजार्ड का केस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट द चैप्टर नंबर 15 गेट्स ओवर ऑफ अंडर राइटिंग। आई होप कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इस पे आपको क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, नॉमिनेशन, असाइनमेंट, फिर हमने जो थोड़ी प्रोडक्ट्स करी हैं, डॉक्यूमेंटेशन पीस करा है, अंडर राइटिंग पीस करा है, इस पे पक्का सवाल आएंगे आपको। ठीक है, तो मैंने आपको कॉम्पैक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। जो कुछ पॉइंटर्स अगर ये क्वेश्चंस में कैरी नहीं हुए हैं, तो मैंने आपको अलग से एक्सेल फॉर्म में समझाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो पॉजिटिव कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई स्कोप लग रहा है इम्प्रूवमेंट का, तो आप हमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, हम उसको पक्का इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करके हमारी जो प्रेजेंटेशन है या जो डिलीवरी है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।